आज हम सोराइसिस का क्विक रिवीजन करेंगे और जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो उसमें हम देखेंगे क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या हैं, साइट स्पेसिफिक फ़ीचर्स क्या हैं, किस किस्म की वेरिएंट्स हैं और डिफरेंशियल्स क्या हैं। इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट हम एक और वीडियो के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। तो क्लिनिकल फ़ीचर्स बेसिकली इसके अंदर ये हैं, एक ज़माने में सोराइसिस समझा जाता था कि ये पेनलेस होता है, लेकिन अभी इट इज़ अ वेल इस्टेब्लिश फैक्ट कि इसके अंदर बर्निंग किस्म का पेन होता है और वो भी ख़ास तौर पे फ्लेक्सियल सोराइसिस के अंदर ज़्यादा होता है। दूसरा इसका फ़ीचर होता है, इसमें स्केलिंग होती है, सिल्वरी वाइट सी स्केल्स होते हैं इसके और थिक से थोड़े स्केल्स होते हैं। इन दोनों की वजह से, इस बर्निंग पेन की वजह से थोड़ी फ़ोटो सेंसिटिविटी भी हो सकती है इसके अंदर। इन दोनों की वजह से इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होता है। जब आपके पास एक केस आता है सोराइसिस का, या क्लिनिक में आए या फिर आपके ऐसे इम्तिहान में आए, आपने लाजमी ये असेस करना है कि उसका कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, उसका फ्लेक्चरल या जेनाइटल इन्वॉल्वमेंट कितना है, और कोई साथ में कोमॉर्बिड्स हैं कि नहीं, अल्कोहल कंजप्शन तो नहीं है। आपने सेक्सुअल हिस्ट्री भी लेनी है क्योंकि आपने रीटर सिंड्रोम को, सिफिलिस को रूल आउट करना होता है कभी, और जॉइंट के सिम्टम्स हैं कि नहीं। कोमॉर्बिड्स इस वजह से क्योंकि आपने देखना है मेटाबॉलिक सिंड्रोम साथ में है कि नहीं। क्लिनिकल फ़ीचर्स इसके अंदर बेसिकली वही है जो हम इतने अरसे से पढ़ रहे हैं कि ये वेल डिफाइंड से और इरिथेमेटस से प्लाक्स होते हैं जिसके ऊपर सिल्वर वाइट स्केल होता है। सैमन इज़ बेसिकली अ फ़िश जो कि रेड कलर की होती है, थोड़ी रेड से ऑरेंज रेड से कलर की उसका गोश्त होता है। तो इसमें जो रेड कलर का फ़ीचर है वो ज़्यादा, जितना फिट्ज़पैट्रिक स्किन टाइप 1-2 लो स्किन टाइप होती है उसमें बहुत ऑब्वियस होता है, लेकिन जैसे आप डार्कर स्किन टाइप्स की तरफ जाएंगे, फिट्ज़पैट्रिक स्किन टाइप 4, 5, 6, तो उसके अंदर इसी जो रेड कलर है, जो सामन पिंक है, दैट कलर इज़ बीइंग लॉस्ट, और स्केल्स इसके सिल्वर ही होते हैं। इसके प्लाक्स के गिर्द आपको एक हेलो नज़र आता है, या नॉर्मली हाइपोपिगमेंटेड सी स्किन आपको नज़र आती है, इसको हम कहते हैं वॉर्डनॉफ रिंग। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इसकी वजह क्या होती है। इसकी वजह होती है कि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की प्रोडक्शन कम होती है। इसको जब हम क्लिनिकली देखते हैं तो अगर सोराइसिस का प्लाक बेहतर होना शुरू होता है तो उसकी पहचान ये होती है कि एक बड़ा सा प्लाक टूट जाता है छोटे प्लाक्स के अंदर, और इवेंचुअली वो ख़त्म हो जाता है। उसका रिदीमा परसिस्ट करता है। हमारी वाली स्किन टाइप के अंदर हो सकता है थोड़ी सी पिगमेंटेशन भी हो, हाइपर पिगमेंटेशन, ऑल्दो इट हैज़ द टेंडेंसी टू लीव हाइपर और हाइपो पिगमेंटेशन। इसका एक और फीचर होता है कि कॉर्नराइजेशन होती है। ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी मिलता है, इसी वजह से एक्सटेंसर्स पे भी आता है ये। और ये चीज़ याद रखने की कि फ्लेक्चर्स के ऊपर और जेनाइटल एरिया में कुछ एरिया पे, और या फिर अगर पेशेंट ट्रीटमेंट ले चुका है, तो इन तीनों कंडीशंस के अंदर आपको स्केलिंग इतनी प्रोमिनेंट नहीं मिलेगी। ऑस्पर्ट साइन, आप इस ग्लास स्लाइड से स्केल को आप आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव करके देखेंगे अंदर ब्लीडिंग पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और दूसरा, आप उससे जो टंग डिप्रेसर है आपके पास वुडन, उससे भी आप इस तरह से हल्के से स्क्रैप करके देख सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा डीप स्क्रैप करना होता है क्योंकि अंदर से ब्लीडिंग पॉइंट्स नज़र आते हैं। इसकी वजह ये होती है कि आपके पास जो पैपिलरी डर्मिस है उसके अंदर डायलेटेड कैपिलरी लूप्स होते हैं, और वो ही आपको यहाँ पे नज़र आते हैं, और आप ज़्यादा स्क्रैप करते हैं तो ब्लीडिंग भी होती है। व्हेनेवर यू परफॉर्म दिस इन एन एग्ज़ाम, ऑलवेज अप्लाई अ गॉस पीस और अ सनीप्लास्ट और अ बैंडेज ओवर इट, ठीक है, एंड यू मस्ट शो द एग्जामिनर दैट यू आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ़ द पेशेंट वेल परफॉर्मिंग दिस साइन। फिर हम देखते हैं इसके साइड स्पेसिफिक फ़ीचर्स। तो स्कैल्प सोराइसिस बहुत कॉमन साइट है ये, और कभी कभी अक्सर पेशेंट सेबोरिक डर्मेटाइटिस के तौर पर ट्रीट हो रहे होते हैं, बाद में पता चलता है कि स्कैल्प सोराइसिस है। स्कैल्प सोराइसिस और सेबोरिक डर्मेटाइटिस के अंदर एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि स्कैल्प सोराइसिस में रिदीमा इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द हेयर लाइन, जबकि सेबोरिक डर्मेटाइटिस में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एलोपेशिया भी नहीं होता। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कहती हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ एलोपेशिया होता है। पिटीरियासिस सीमेंटिएसी जो है एक ब्रॉडर टर्म है, जो स्कैल्प में थिक से स्केल्स होते हैं नियर द स्कैल्प, और उसकी वजह से टफ्टिंग ऑफ हेयर हो जाती है, और ये आपको नज़र भी आ रहे हैं इस फिगर के अंदर। और ये सोराइसिस की वजह से भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है। फॉलिकुलर सोराइसिस एक और वेरिएंट है। ये आपको फिगर्स नज़र आ रही हैं। हमारी वाले पॉपुलेशन में, जिस तरह मैंने पहले बताया, रेड कलर इतना ज़्यादा नहीं नज़र आएगा, थोड़ा सा डार्क शेड होगा इसके अंदर। ये हेयर फॉलिकल्स के सराउंडिंग में नज़र आता है। गटेट से थोड़ा कम होता है, गटेट अराउंड सेंटीमीटर डायमीटर के अंदर होता है। फॉलिकुलर सोराइसिस उससे भी कम होता है। तो इस तरह का वेरिएंट ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस वेरिएंट के अंदर हम पिटीरियासिस रूब्रा पाइलारिस, ख़ासतौर पे जुवेनाइल सर्कमस्क्राइब टाइप विच इज़ टाइप 4,
वो हम लाजमी इसके डिफरेंशियल के अंदर रखते हैं। सीबो सोराइसिस बेसिकली सेबोरिड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सोराइसिस को कहते हैं, और ये सीबो सोराइसिस यंग मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है। HIV के साथ, HIV पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉमन है। दोनों आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। एक मेरा अपना पेशेंट भी था, उसकी पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग की OPD में आया था। यहाँ आप देखते हैं बहुत क्लियर नेज़ोलेबियल फोल्ड की स्पेयरिंग है। ये रिदीमा था, इसके अंदर कुछ टेलेंजेक्टेशियाज भी थे, कुछ टाइम इसे सेबोरिड डर्मेटाइटिस की तरफ, और रोजेशी और इसका SLE का भी वर्कअप हुआ था इस पेशेंट का। इस तरह की इसकी पिक्चर थी। तो इवेंचुअली फिर हमने इसकी बायोप्सी की और इसमें फिर इसका सोराइसिस निकला, बहुत क्लियर कट सोराइसिस। तो बहुत आराम से ट्रीट हो गया था पेशेंट। इन्वर्स सोराइसिस यूजुअली ओल्डर पेशेंट्स के साथ या ओबेसिटी के साथ कॉमन होता है। इसके अंदर इन्वर्स सोराइसिस के अंदर एक एलिमेंट कॉर्नराइजेशन का भी होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा पेंडुलस ब्रेस्ट है या फिर एब्डोमिनल फैट फोल्ड ज़्यादा है तो फ्रिक्शन का एक एलिमेंट भी आ जाता है आपके पास जो कॉर्नराइजेशन कराता है। इन्वर्स सोराइसिस के अंदर मैसरेशन की ज़्यादा होती है, स्केलिंग कम होती है, फ्रिक्शन इसका रीज़न होता है। बच्चों के अंदर नैपकिन सोराइसिस बिल्कुल या नैपकिन डर्मेटाइटिस के साथ वो बहुत तरह से ट्रीट हो रहे होंगे और हो सकता है वो नैपकिन सोराइसिस हो। तो बच्चों के अंदर नैपकिन सोराइसिस कुड बी द फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ सोराइसिस इन इन्फेंसी। इन्वर्स सोराइसिस जो है वो ये वाले पेशेंट्स भी काफ़ी अर्से तक इंटरट्राइगो के तौर पर ट्रीट हो रहे होते हैं, और फिर आप बायोप्सी करते हैं तो आपको पता चलता है। एक बड़ी हिंट ये होती है कि आप ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, इसको इन्वर्स सोराइसिस कहते हैं। और दूसरा, अगर अम्बिलिकस की गिर्द आए ना तो ये भी दिस इज़ काउंटेड एज इन्वर्स सोराइसिस। जेनाइटल सोराइसिस इन्वर्स सोराइसिस के साथ भी आ सकता है, अकेले भी आ सकता है। और ये प्लाक सोराइसिस जो आपके पास नॉर्मली जो प्लाक सोराइसिस होता है उसके मुकाबले में इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है। ये सिर्फ जेनिटल भी हो सकता है। और उसके अलावा वल्वर सोराइसिस जो है ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, क्लिनिकल क्लू ये है कि जो सर्कमसाइज्ड मेन होते हैं उनके ग्लैंड्स पे स्केली होता है ये जेनाइटल सोराइसिस, और ये हमारे यहाँ देखा भी जाता है, OPD में देखा जाता है। और दूसरी चीज़ जो अनसर्कमसाइज्ड है ना, वो ऐसा आपको शाइनी सा नज़र आता है, उसमें स्केल्स नहीं नज़र आते। इस तरह वल्वा के अंदर स्केल्स नहीं नज़र आते हैं। फिर हमारे पास वेरिएंट है नॉन पस्चुलर पामोप्लांटर सोराइसिस। इसके अंदर स्केली पैचेस होते हैं, और बल्कि स्केली प्लाक्स ही कहेंगे इसको, और ये कभी वेल डिफाइंड होता है, कभी नहीं होता। ये वाले भी बहुत अरसे तक एक्जिमा की तरह ट्रीट हो रहे होते हैं। और उसके अलावा इसमें क्लिनिकल हिंट आपको तब मिलती है जब आपको एक्सटेंसर्स पे या किसी और जगह पे सोराइसिस मिल जाता है। और दूसरी क्लिनिकल हिंट ये होती है कि उतना इची नहीं होता है जितना आपके पास एक्जिमा इची होता है, और ये रेस्ट के पास आपको वेल डिफाइंड सी या स्कैल्प्ड सी एरिथेमेटस मार्जिन्स मिल जाती हैं। और दूसरा ये भी जिस तरह एक्जिमा ख़राब होता है ट्रॉमा की वजह से भी, इरिटेंट्स की वजह से भी ये भी ख़राब होता है। तो इस वजह से ये पेशेंट्स काफ़ी अरसे तक क्रॉनिक एक्जिमा के तौर पे या फिर पामर एक्जिमा या हैंड एक्जिमा के तौर पे ट्रीट हो रहे होते हैं। देखिए बिल्कुल इसकी पिक्चर हैंड एक्जिमा जैसी है। नील सोराइसिस के अंदर मैट्रिक्स के चेंजेस हैं और बेड के चेंजेस हैं। ये देखने के बाद मैंने आपको वीडियो भी बताई थी नाप्सी स्कोर की, वो भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। इससे मैट्रिक्स के चेंजेस जब आते हैं तो मैट्रिक्स क्योंकि यहाँ पे मौजूद है और वो नेल प्लेट बना रहा है, और आप लोग को MCQ के लिए याद रखना है कि मैट्रिक्स जो है उसका कौन सा पार्ट जो अपर पार्ट ऑफ नेल प्लेट बनाता है, और यानी कि डोर्सल पार्ट ऑफ नेल प्लेट और वेंट्रल पार्ट नेल प्लेट का कौन सा मैट्रिक्स का पार्ट बनाता है। फिर नेल मैट्रिक्स में अगर चेंजेस आते हैं तो इसकी वजह से नेल में जो मैनिफेस्टेशंस आएंगी दोज वुड बी पिट्स, रिजेस, ग्रूव्स। और नेल बेड के अंदर अगर होगा तो आपको ऑयल ड्रॉप साइन के तौर पे नज़र आएगा, इसको सैमन पैच भी कहते हैं। सब अंगुल हाइपोकेरेटोसिस नज़र आएगा। सब अंगुल हाइपोकेरेटोसिस इस एंगल से नहीं नज़र आता, आपको नाखून को अपने सामने करके देखना पड़ता है बिल्कुल। और स्प्लिंटर हेमरेजेस और डिस्टल ओनिकुलोसिस, ये सारे नेल बेड के साइंस हैं, ये भी आपके पास है। और ये देखिए यहाँ पे पिटिंग नज़र आ रही है, लॉन्गिट्यूडनल रिजिंग नज़र आ रही है, यहाँ डिस्टल ओनिकुलोसिस भी नज़र आ रहा है। आगे आते हैं नेल सोराइसिस। 40% ऑफ सोराइसिस पेशेंट्स हैव नेल इन्वॉल्वमेंट। ये जो 40% का फिगर है ये भी आपने याद रखना है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। और नेल सोराइसिस जो है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ सोराइटिक आर्थराइटिस, ठीक है, ट्वाइस एज कॉमन है इनके अंदर। फिर टो नेल सोराइसिस ओनिकोमाइकोसिस से इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, आपके पास नज़र आ रहा है। ये बंदा बिल्कुल पॉसिबल है कि ओनिकोमाइकोसिस के तौर पर ट्रीट हो रहा हो, ठीक। तो इस पर हम एक कार्ड टेस्ट करते हैं। कार्ड टेस्ट सिंपल सा टेस्ट होता है, अपने कार्ड जो है वो आप नेल प्लेट के नीचे से पास करते हैं, तो अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है
तो इसका मतलब कि नेल प्लेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ओनिकोमाइकोसिस नहीं है। ये आप यानी मुझे इसकी एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता, लेकिन दिस गिव्स द हिंट कि दिस इज़ नॉट ओनिकोमाइकोसिस, दिस इज़ जस्ट ओनिकोलिसिस। दोबारा से बताता हूँ, कार्ड टेस्ट के लिए हम ये करते हैं कि एक कार्ड लेके, जैसे आपका छोटा सा बिजनेस कार्ड होता है वाइट सा, ये कार्ड लेके या पेपर लेके आप नेल प्लेट के अंदर से डालते हैं और उसको देखते हैं नेल प्लेट के थ्रू नज़र आ रहा है आपको कि नहीं नज़र आ रहा है, यानी नेल जो है वो ट्रांसलूसेंट सा है कि नहीं है। अगर तो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट है और आपको पेपर नज़र आ रहा है, इसका मतलब नेल प्लेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ये हिंट करेगा कि दिस इज़ नॉट ओनिकोमाइकोसिस, दिस इज़ जस्ट ओनिकोलिसिस। म्यूकोजल लीजन्स ये वाइवा में बिल्कुल पूछा जाता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का कि म्यूकोजा के ऊपर या माउथ के अंदर क्या फाइंडिंग्स होती हैं सोराइसिस की। तो ज्योग्राफिक टंग नज़र आती है और ये माइग्रेटरी पैचेस होते हैं, इसके अंदर फिशर्स भी नज़र आ सकते हैं टंग के अंदर। ये भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि ऑक्यूलर फाइंडिंग्स क्या होती हैं। सबसे कॉमन फाइंडिंग ब्लेफराइटिस है और फिर नॉन स्पेसिफिक कंजंक्टिवाइटिस, ज़ीरोसिस और यूवियाइटिस। अभी रिसेंटली लास्ट कुछ 3-4 सालों में काफ़ी स्टडीज़ आई हैं जिसके अंदर वो इस बात को डिनाई करते हैं कि यूवियाइटिस इतना कॉमन नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी तक हमारे पास टेक्स्ट बुक में ऐसे कोई चेंजेस नहीं आए। अगर आपने कोई बात करनी है तो रेफरेंस के साथ ही करनी है, वरना हमारी टेक्स्ट बुक में जो चीज़ दी हुई है वो ये सारी हैं। अच्छा, फिर मज़ीद वेरिएंट्स हैं एक्यूट गटेट सोराइसिस। इसके अंदर ये होता है कि अचानक स्मॉल लीशंस जो हैं गटेट तकरीबन 1 सेंटीमीटर डायमीटर के, ये निकल के आना शुरू हो जाते हैं। इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है स्मॉल प्लाक पैरासोराइसिस से और फॉलिकुलर सोराइसिस से। फॉलिकुलर सोराइसिस अराउंड हेयर फॉलिकल्स होता है और इट इज़ स्मॉलर देन गटेट सोराइसिस, और ये दोनों क्रॉनिक कंडीशंस हैं। गटेट सोराइसिस यूजुअली एक्यूट होता है और ये इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, तो इस कंडीशन के अंदर हम इसको एंटीबायोटिक भी देते हैं। और बहुत सारी स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि कभी कभी ऐसे थ्रोट इन्फेक्शन के साथ ऐसे होता है कि टॉन्सिलेक्टमी भी करनी पड़ी है काफ़ी कंडीशंस में गटेट सोराइसिस को ट्रीट करने के लिए। और ये पूरे बॉडी पे आता है, लेकिन पाम्स और सोल्स स्पेयर्ड होते हैं। और उसके अलावा इसकी जो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी स्केलिंग है, इसका साइज़ है और हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन एंड रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक, दीज ऑल हिंट टुवर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट गटेट सोराइसिस। दिस इज़ एक्यूट गटेट सोराइसिस। फिर हमारे पास आता है अनस्टेबल सोराइसिस। अच्छा, एक और क्वेश्चन एग्जामिनर्स पूछते हैं, आपको देखने में लग रहा है एरिथ्रोडर्मा, आपने जब पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया देखा तो वो आपके पास लग रहा है कि ये तो तकरीबन 75 या 80% है, तो फिर आप उसको 75-80% पे एरिथ्रोडर्मा नहीं बोलेंगे, फिर आप उसको अनस्टेबल सोराइसिस ही बोलेंगे इस पर। ठीक, तो अनस्टेबल सोराइसिस बेसिकली ये सोराइसिस के अंदर एक एक्यूट सोराइसिस एक क्रॉनिक बीमारी है। इसके अंदर ये एक्यूट सा एक फेज़ हो सकता है, इसमें रैपिड ग्रोथ होगी जो आपके पास एग्जिस्टिंग प्लाक्स हैं, और इसमें इरिदीमा, पेन, प्रूराइटिस बढ़ना शुरू हो जाएगा, नए लीशंस आना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह क्या हो सकती है? कोई ट्रिगर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, अब पेशेंट ने दवा छोड़ दी उसकी वजह से भी हो सकता है, और कभी कभी फोटोथेरेपी के ओवरडोज की वजह से भी हो सकता है। ठीक, इस तरह से नज़र आता है। एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस की कंडीशन ये कि 90% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो, और सोराइसिस यानी एरिथ्रोडर्मा के 1/4 केसेस जो हैं वो सोराइसिस की वजह से होते हैं। बाकी 75% में अब दूसरे कॉजेज़ भी हैं, MF वगैरह है, काफ़ी इडियोपैथिक भी होते हैं, ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकता है। क्रॉनिक फॉर्म होता है एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस की, एक्यूट फॉर्म भी होती है, क्रॉनिक फॉर्म भी होती है। क्रॉनिक फॉर्म सोराइसिस स्टेबल होती है और ये टॉपिकल्स पे इसका अच्छा ट्रीटमेंट चलता है और अच्छा प्रोग्नोसिस भी होता है, लेकिन प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि अंडरलाइन कंडीशन क्या है। हमारे पास एक पेशेंट आती थी एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस की, वो काफ़ी अरसे से वर्कअप चलता रहा उसका, कोई अंडरलाइन कंडीशन नहीं मिली। फिर उसको रेडियोलॉजिकल स्टडीज़ पे उनकी कोई मेजेंटेरिक लिम्फ नोड मिली थी। फिर मज़ीद देखा तो शायद एक आध और कोई लिम्फ नोड मिली थी, मुझे लोकेशन नहीं याद, एंड शी इवेंचुअली टर्नड आउट टू बी अ केस ऑफ लिम्फोमा, और वो एरिथ्रोडर्मा के अंदर ही थी, लेकिन उनका जो नॉर्मल हेल्थ स्टेटस है वो सही था, ना काम करना, एम्बुलेटरी पेशेंट थी। तो क्रॉनिक फॉर्म्स भी होते हैं एरिथ्रोडर्मा की। एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस की एक्यूट फॉर्म होती है। एक्यूट फॉर्म जिस तरह मैंने पहले ट्रिगर्स बताए, आपके सामने लिखे हुए भी हैं ट्रिगर्स, और इसके अंदर जो एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस है उसके अंदर सोराइसिस से कैरेक्टरिस्टिक्स लॉस हो जाते हैं। एरिथ्रोडर्मा बेसिकली किसी भी कंडीशन की वजह से वो अंडरलाइंग, तो वो देखने में एक ही जैसा लगता है और आपको एक्यूट कंडीशन में बायोप्सी पे कोई चीज़ मिलती भी नहीं है। ठीक, ये इम्तिहान में ज़रूर पूछा जाता है कि आप बताएं एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस के अंदर पुअर प्रोग्नोस्टिक फीचर्स क्या हैं। तो जब इसके अंदर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस आना शुरू हो जाएगा तो ये
अब एक पुअर प्रोग्नोस्टिक कंडीशन है, हाइपोथर्मिया है, एनीमिया है, इसके अंदर हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर हो जाता है, और इसमें सीरियस कंडीशन के अंदर डिहाइड्रेशन, सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। ठीक, ये एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस है। और ये राइट साइड पे आपके पास जो इंडियन पेशेंट है। फिर हमारे पास एटिपिकल सोराइसिस है। ये भी पूछा जाता है कि आप बताइए कि कोई एटिपिकल फॉर्म सोराइसिस की आप जानते हैं। तो डिजिटल सोराइसिस, इंटरडिजिटल सोराइसिस, जैसे इंटरडिजिटल सोराइसिस बच्चों के अंदर आता है टो वेब्स के बीच में, और बच्चों के अंदर टीनिया पीडस कॉमन नहीं है इतना, तो टो वेब्स के बीच में इंटरडिजिटल, जहाँ पे आप टीनिया सोच रहे हैं वहाँ अपने जहन में रखना है सोराइसिस। एलिफेंटाइन टाइप होती है सोराइसिस की, जिस तरह से नज़र आ रही है। फिर अब क्या रुपियोइड टाइप होती है। रुपियोइड वर्ड जो रुपये से निकला, रुपया जो पाकिस्तान इंडिया की करेंसी है, लेकिन बहरहाल ये होता लिम्पेट की तरह। लिम्पेट ये शेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, विच इज़ एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। और जिस तरह यहाँ पे ये रॉक्स के पास जो समुद्र में रॉक्स वगैरह होती हैं वहाँ पे चिपका हुआ होता है, इसी तरह ये आपको यहाँ पे भी नज़र आता है। ऑस्ट्रेशियस जो है ये ओइस्टर, ये जो ओइस्टर की शेल की तरह रिजेंबल करता है, और ये भी आपके पास एक्सटेंसिव पे नज़र आ रहा है। ठीक, तो हमने आज वेरिएंट्स देखे। हम अगली प्रेजेंटेशन के अंदर इंशाल्लाह इसकी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशंस डिस्कस करेंगे। एक चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अप टू 4% सोराइसिस का इंसिडेंस है, जो स्टडीज़ बताती हैं, अप टू 4%। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।